So let's start the topic ferromagnetism. Again, ferromagnetism differences of between the ferromagnetic and paramagnetic. Paramagnetic means last one पर I have already discussed about that. After applying the magnetic field, you can get the some property in the sense of the paramagnetic. लेकिन ferromagnetic में मैंने डिस्कस किया था इट्स हैविंग द परमानेंट प्रॉपर्टी. इस परमानेंट प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया था. परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन द फेरोमैग्नेटिक रिजल्ट्स इन द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स. और ये दिखाया मैंने कि without applying magnetic field, so all the spins align approach to the magnetic field as well as spins align parallel to each other. तो मैक्सिमम अब यहाँ पर हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने यहीं पर रुक गए थे और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन. मैक्सिमम एक होता है कि कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मिला, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मिला, कुछ कितना मैक्सिमम, हाउ मच मैक्सिमम. तो मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन दैट इज कॉल्ड द एमएस. एम मींस मैग्नेटाइजेशन, एस मींस सैचुरेशन. एमएस, सो लाइक एमएस of a ferromagnetic materials represents the magnetization that results when all the magnetic dipoles in a solid piece mutually align with the external field. ये वर्ड जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल्स इन ए सॉलिड पीस. सॉलिड पीस मींस एक मटेरियल है, उसमें तमाम तरह के नंबर्स ऑफ स्पिन्स है. तो डायपोल्स इन ए सॉलिड पीस आर म्यूचुअली अलाइन विद द एक्सटर्नल फील्ड. अब एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन ये है तो उसी के डायरेक्शन में स्पिन्स जो है मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मतलब उसी के डायरेक्शन में ऑल स्पिन्स हो जाएंगे, जो मैं पहले भी कई बार डिस्कस किया हूं. बार बार मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए. देयर इज आल्सो ए करेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी, तो बाद में डिस्कस करेंगे. तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ईच एटम्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट. अब जितने भी नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, जितने भी उसमें लिए, कोबाल्ट लिए, कॉपर लिए, कई तरह के मिक्सचर लिए, तो जितने भी उसके एटॉमिक मोमेंट्स होंगे सब मिला के जितनी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है वो मिलेगी. लेकिन उसके बाद नहीं. अब उसमें आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल्स है, सबका अपना एक सिंपल, जैसे कोबाल्ट का 2.2 है, 1.72, 0.6 वो आर मैग्नेट है. अब हम आपको दिखा रहे हैं. ये सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन क्या है, क्या मैक्सिमम यहाँ पर सैचुरेशन है. अब इससे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और ये मैग्नेटाइजेशन है या फ्लक्स डेंसिटी है. यहाँ पर सिंपल था होते होते 1 यूनिट. तो ये हम डिस्कस करेंगे इसके बाद. फिलहाल के लिए फेरोमैग्नेटिक के लिए और पैरामैग्नेटिक में आई थिंक आप डिफरेंसेस जान चुके होंगे. अब हम बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है, coupling between the adjacent atom or ions occur in a material other than those that are the ferromagnetic. Coupling between the adjacent atom or ions in a material other than those that are ferromagnetic. फेरोमैग्नेटिक में भी क्या हो रहा है, वहां पर भी कपलिंग हो रही है पर डायरेक्शन उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड के. और यहाँ पर कपलिंग बिटवीन द एडजेसेंट एटम्स और आयन अकर इन ए मटेरियल. जो जिसके पास है, ये स्पिन इसके पास है तो यहाँ हो गया, दूसरी स्पिन यहाँ पर है तो उसके पास हो गया. तो अपने में एक कपलिंग कर दे इन सच दैट द कपलिंग रिजल्ट्स इन द एंटी पैरेलल अलाइनमेंट. तो इसके रिजल्ट्स में क्या हुआ कि जो अलाइनमेंट हुआ दैट शुड बी एंटी पैरेलल. ये स्पिन है, सपोज करिए कि स्पिन का डायरेक्शन है और ये स्पिन हमने लिया, ये स्पिन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन. अब यहाँ पर कपलिंग का डायरेक्शन जो है उसके एंटी पैरेलल. इन सच दैट द कपलिंग रिजल्ट्स इज एन एंटी पैरेलल एलिमेंट. तो उसका जो अलाइनमेंट हुआ वो एंटी पैरेलल में. तो द स्पिन मोमेंट ऑफ द नेबरिंग एटम्स आयन इज इक्वली अपोजिट डायरेक्शन इन टर्म ऑफ द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. अब ये क्या हुआ, इन सच दैट द कपलिंग रिजल्ट्स इन एंटी पैरेलल अलाइनमेंट, द अलाइनमेंट ऑफ द स्पिन मोमेंट्स ऑफ नेबरिंग एटम आर आयन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन. जितना ये डायरेक्शन में इसका पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ उतना ही इसका डायरेक्शन नेगेटिव. तो ये जो नेट कपलिंग मोमेंट हो वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 0 या बहुत ही स्लाइट कोई वैल्यू मिल जाए ना के बराबर होता है. और इस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड्स का इज वन ऑफ द मटेरियल दैट्स डिस्प्ले. यहाँ पर एक मैग्नीज, ये एक सिरेमिक मटेरियल है मैग्नीज ऑक्साइड्स का, दैट इज आयनिक इन कैरेक्टर हैविंग बोथ Mn+2 एंड दोनों का
जो चार्जेज है दोनों के नेगेटिव चार्जेज है, उसका एक स्ट्रक्चर दिखाया है। और ये पर यहाँ पर Mn+2 है जो डॉटेड लाइन है, और जो ब्लैंक्स लाइन है वो मैग्नीज ऑक्साइड का। तो ये है, ये तो एटम फॉर्म में। लेकिन हम अगर स्पिन की बात करते हैं तो वहां पर जो है द एडजेसेंट कपलिंग शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन। अब आएंगे फेरीमैग्नेटिज्म पर। फेरीमैग्नेटिज्म के काफी एप्लीकेशन है, जैसे एक फेराइट है जो मैंने बताया था लास्ट टर्न पर, आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कोटिंग्स ऑफ द Fe3O4। सो दैट इज वन ऑफ द, इसको आम भाषा में लोडीस्टोन भी बोलते हैं, LODESTON। सो मिनरल्स मैग्नेटिक लोडीस्टोन्स, द फार्मूला इज Fe3O4 may be written in Fe+2। Fe चार्जेज यहाँ पर जो Fe का +3 चार्ज में है और ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव है। तो Fe3O4 इसका मतलब कि यहाँ पर जो है आयरन के जो कंपाउंड्स है, क्रोमाइड भी होता है, कार्बन CrO2 भी। अब यहाँ पर अगर स्पिन की सेंस में बात करेंगे तो देयर आर द एंटी पैरेलल स्पिन कपलिंग इंटरेक्शन बिटवीन द Rn+2 आयन सिमिलर। तो क्या डिफरेंसेज है नेट फेरीमैग्नेटिक अराइज इन द इनकम्प्लीट कैंसिलेशन। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है, द मोमेंट्स अराइज फ्रॉम द इनकम्प्लीट कैंसिलेशन ऑफ द स्पिन मोमेंट्स। वहां क्या हुआ, अपोजिट स्पिन। तो अपोजिट स्पिन जितना ये मोमेंट्स था उतना ही ये मोमेंट्स था, जितना इसका डायरेक्शन उतना डायरेक्शन था। तो नेट मोमेंट्स क्या हो गया, वहां पर नेट मोमेंट 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर नेट फेरोमैग्नेटिक मोमेंट्स अराइजेस फ्रॉम द इनकम्प्लीट कैंसिलेशन ऑफ द स्पिन मोमेंट्स। इनकम्प्लीट कैंसिलेशन मींस सपोज करिए कि इसका ये वैल्यू इतनी थी, इसका फोर्स इतना था और दूसरे का फोर्स कम हो गया। एक स्पिन, अब आम भाषा में समझो तो एक स्पिन बड़ी और दूसरी स्पिन छोटी। तो इसका मतलब कि जब इनकम्प्लीट कैंसिलेशन, कंप्लीट कैंसिलेशन मींस एंटी फेरोमैग्नेटिक, इनकम्प्लीट कैंसिलेशन मींस इट गिव्स द सम वैल्यू। सो यहाँ पर इनकम्प्लीट कैंसिलेशन ऑफ द स्पिन्स, इसका देखिए ऑक्सीजन से ये एक बड़ा बड़ा दिखाया हूँ, आयरन छोटा छोटा दिखाया हूँ, तो ये इनकम्प्लीट कैंसिलेशन। और यहाँ स्पिन के सेंस में भी दिखाया हूँ कि ऑक्टाहेड्रल लैटिस साइड यहाँ पर आयरन की है, यहाँ पर ये अपोजिट साइड है, ये इस डायरेक्शन में है और ये टेट्राहेड्रल लैटिस साइड इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो है कंप्लीट जब कैंसिलेशन हुआ तो ये कुछ तो कैंसिल हो गए, पर यहाँ पर कुछ जो स्पिन्स जो है बच गई। तो ये जो कुछ स्पिन बच जा रहे हैं उसकी वजह से ये कुछ नेट मोमेंट्स। तो देखिए 3-4 चीजें 5 चीजें आ गई यहाँ पर। पैरामैग्नेटिक स्पिन्स, इट्स अप्रोच इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट हैविंग द सम वैल्यू। डाईमैग्नेटिक, इट्स अपोज, पूरी स्पिन्स अपोज करेगी मैग्नेटिक फील्ड बट इट हैविंग द सम वैल्यू, वैल्यू खत्म नहीं होगी, वैल्यू शुड बी नेगेटिव, पूरी स्पिन डायरेक्शन को बदलेगी। फेरोमैग्नेटिक, इट्स परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स और आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड, एक तो खुद उसके पास मैग्नेटिक फील्ड अपलोड, विदाउट अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया लेकिन इट्स हैविंग द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। अब जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके सारी स्पिन्स क्या होंगी, उस डायरेक्शन में हो जाएंगी, spins as well as direction in the magnetic field and spins lying parallel to each other। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑल स्पिन्स अलाइंग कपलिंग, अपने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट वहां पर कैंसिल हो गया। और फेरोमैग्नेटिक में, फेरीमैग्नेटिक में क्या हो गया, दैट इज इनकम्प्लीट, कैंसिल नहीं हुआ, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, मींस इट्स हैविंग द सम वैल्यू। यहाँ पर इतनी आयरन के थे स्पिन्स, यहाँ पर ऑक्सीजन के थे, तो यहाँ पर कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये कंप्लीट कैंसिलेशन के बाद भी यहाँ पर सब कुछ बचा। तो ये 4-5 चीजें समझ में आ गई होंगी आई थिंक कि। अब हम पूछेंगे किसी से, कौन यहाँ पर है, विक्रांत? यस सर। बताओ पैरामैग्नेटिक। सर पैरामैग्नेटिक, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द सॉलिड सोर्स अट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे खुद में, इसमें जो पैरामैग्नेटिक के कंपाउंड होंगे उसमें खुद में मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड? सर इसमें अगर सर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना तो तब वैल्यू आएगी, बिना अप्लाई किए भी आएगी? नो सर, बिना अप्लाई किए क्लियर होना चाहिए, बिना अप्लाई किए कोई वैल्यू नहीं है।
परमानेंट Yes, मैग्नेटिक मोमेंट ये है, जब मैग्नेटिक yes, फील्ड अप्लाई करोगे तो उस डायरेक्शन को वो अप्रोच करेगा, पैरामैग्नेटिक की yes, केसेस, और इट्स हैविंग द yes, sir. सम वैल्यू पावर ऑफ द 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 4 10 टू पावर माइनस 2। अब Yes, sir. डायमैग्नेटिक के केस में क्या होगा विक्रांत? सर डायमैग्नेटिक के केस में होगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द सॉलिड शोज रिपल्सन, और सर हाँ अब इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, तो वो वहां पर क्या करेंगे, जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। अब इसका यस सर, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, जैसा कि यस हम अब यस आपको अपने स्क्रीन पर दिखाए भी थे एक दिन नेट में। यस यहाँ पर अगर ऊपर आप आएंगे थोड़ा और आइए, और आइए यहाँ पर, तो हमने क्या दिखाया था, यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में था, और यहाँ पर यस सर, क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव अब डायरेक्शन। हाँ, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए जीरो थी, और ये, और एक जो हमने यहाँ दिखाया था कि एच इज इक्वल टू जीरो, तो ये केस में मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई नहीं करेंगे तो स्पिन का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल कह लीजिए, स्पिन कर लीजिए विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, क्या डायरेक्शन कुछ रहेगा, या सब सर अपने अपने डायरेक्शन, सर ये तो सर अपने अपने डायरेक्शन में होंगे, कोई डायरेक्शन अपने नहीं होगी। रहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर, अपने अपने डायरेक्शन में रहेंगे। लेकिन जो ही हम यहाँ पर क्या किए, फेरोमैग्नेटिक के केस में जो ही हम यहाँ देखिए, अब आएंगे पैरामैग्नेटिक डाय के बाद थर्ड थर्ड केस इज द क्या, फेरोमैग्नेटिक केस। फेरोमैग्नेटिक। यस सर। फेरोमैग्नेटिक में इक्वल टू क्या है, सर इसमें ये है कि अगर मतलब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो सर जो ग्रेन्स होंगे वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, अब पहले तो मतलब ये एडजस्ट बताइए इटसेल्फ हो फर्स्ट, जाएंगे। एक मिनट रुकिए, फर्स्ट ये बताइए कि विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इट्स हैविंग द सम मैग्नेटिक मोमेंट्स, यस सर। पैरा फेरो में डिफरेंसेज है, विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इट्स हैविंग द सम मोमेंट्स। यस पैरामैग्नेटिक की फेरोमैग्नेटिक केस की पहली डिफिनीशन है, सर्टेन यस सर। मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल पासेस ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन द यस अब्सेंस सर। ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जब हम अप्लाई और करेंगे तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगी, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, सेम डायरेक्शन मतलब वन डायरेक्शन में हो जाएगी वो। और एज वेल एज द ऑल स्पिन्स कपलिंग, जो अपने उसके पास पास के स्पिन है एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, दैट शुड बी पैरेलल, यस सर। अपने में दूसरे में कपलिंग इंटरेक्शन जो है एक दूसरे में पैरेलल हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हम दूसरी केस लेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक का। एंटी फेरोमैग्नेटिक में मैंने क्या बताया, सो अपोज उसका, करेंगे, हाँ अपोज करेंगे इट्स मतलब अपोज इट सेल्फ होगा, और सर इसमें क्या होगा, डायपोल जो है कैंसिल कर हो जाएंगे आपस में। एक दूसरे के डायपोल कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के यस डायपोल अपने अपोजिट हो जाएंगे, सो दैट इज केस ऑफ द कपलिंग इंटरेक्शन शुड बी अप्रॉक्सीमेटली जीरो। अब यस सर। जीरो। अब तीसरा केस आएगी फेरोमैग्नेट का, तो यस फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, सर फेरी में सर नेट नेट डायपोल जो होगा वो तो नॉन जीरो होगा, और सर नेट डायपोल जो मतलब वो लेस देन होगा फेरो से। तो फेरो और फेरी में क्या अंतर है, या एंटी में, एंटी से कंपेरिजन कर सकते हैं फेरी का। एंटी में सर क्या हुआ कि एक दूसरे के अपोजिट होकर नेट मोमेंट कैंसिल हो गया, लेकिन यस सर। फेरी मैग्नेट में ऐसा नहीं हुआ, यस सर। अपोजिट पूरा नहीं हो पाया, क्या हुआ, सर सर इनकम्प्लीट। सर इसमें जो होगा वो जो देयर डोमेन्स आर अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन हाँ, इन अनइक्वल नंबर्स। इक्वल नंबर्स में, तो वो एक दूसरे के अपोजिट तो होंगे लेकिन कंप्लीट कैंसिल नहीं होंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि इनकम्प्लीट कैंसिलेशन। जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है कि यहाँ पर देखिए स्पिन्स को मैंने इस डायरेक्शन में लिखा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखा, एक इससे इससे इतने कैंसिल हो गए, सपोज करिए 8 स्पिन है तो 8 से कैंसिल हो गए, और बकिया रिमेनिंग क्या बचे, जो इतना रिमेनिंग बचे ये कंप्लीट कैंसिल नहीं हुए, इस वजह से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स आ गए। आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे, और उसको एक बार रिपीट भी कर लीजिए, और मैं काफी इसको डिस्कस किया क्योंकि ये इसकी मेन चीज है, क्या है पैरा, क्या अब इतना दिन पैरा डाय पढ़े होंगे लेकिन आपको डिफरेंसेस समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आई थिंक कि इट शुड बी क्लियर अबाउट द, क्यों, और कौन लाइन पर है, तेज प्रताप, तेज प्रताप, रमेश, कौन है लाइन पर, सुन पा रहे हो तुम लोग,
यस सर। बोलो अभिषेक। यस सर, सुन पा रहे हैं सर। ये सब नहीं है क्या तेज प्रताप और वो? सर तेज प्रताप नहीं है सर। अच्छा, तो तुम समझ गए ये चारों चीजें? यस यस सर। सर। गर्ल्स में कौन है? गर्ल्स में कौन है? एनीवन रिस्पांस करोगे तभी तो समझ में आएगा कि तुमको आया कि नहीं आया। यस सर। बताओ, समझी तुम? क्या नाम है? मानसी सर। मानसी बताओ, समझी तुम चीज क्या हुआ? यस सर, समझे। सर एक डाउट है। क्लियर? हाँ बताओ। हाँ सर, क्लियर हो गया। सर ये जो आपने फेरी मैग्नेटिज्म पढ़ाया है, इसमें एक लाइन लिखी है, इन विच द Fe आयन एग्जिस्ट इन बोथ +2 एंड +3 वैलेंसी। सर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फेरिक की +2 और +3, उसके अकॉर्डिंग ही स्पिन इसके होंगे। फेरिक में +3 होता है और फेरस में F2 होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो फेरस में बहुत ही घिस नहीं करता, जैसे Fe सल्फेट ले लो, FeSO4 ले लो और FeCl3 तीसरे लिख रहा है Fe2 एंड Fe3। उसको देखो स्टेट भी दिखा रहा है कि Fe3 में क्या स्टेट है, Fe2 में क्या दिखा रहा है। एक टेट्राहेड्रल दिखा रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल दिखा रहा है। तो Fe2 में Fe3 में वैल्यू तो देगा। जैसे देखो K3FeCN6 है, तो K3FeCN6 में आयरन किस स्टेट में है? तो K3Fe6 में आयरन जो है +3 स्टेट में है। तो +3 स्टेट में तो वहां वैल्यू मिलती है। हा? जो आयरन साइनाइड होता है, फेरिक साइनाइड होता है, उसके मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। लेकिन जो K4FeCN6 होता है, तो वहां पर आयरन का 2 स्टेट होता है। जहां आयरन का 2 स्टेट होता है, वहां पर डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की वजह से वहां पर पेयरिंग हो जाती है। तो जो K4FeCN6 कंपाउंड है +2 में, दैट इज द डायमैग्नेटिक। एंड Fe+3 जो है साइनाइड का केस है, वो जो है पैरामैग्नेटिक होता है। इसीलिए Fe2 Fe3 का इंटरेक्शन जब दिखाते हैं तो प्रूसियन ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। अगर K4FeCN6 का K3FeCN6 में आयरन सल्फेट से रिएक्शन कराओगी तो पोटेशियम साल्ट ऑफ K Fe2 Fe3CN6 बन जाएगा। दैट इज द प्रूसियन ब्लू कलर। वहां ट्रांजिशन होता है Fe2 और Fe3 में, तो ये ट्रांजिशन है, तो इसलिए उसको ट्रांजिशन दिखा रहा है। इसीलिए जो एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है वो क्रीम कलर का होता है, वो डायमैग्नेटिक कंपाउंड होता है। और वही साइनाइड जब केवल आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट बदलते हैं, K3FeCN6 हो जाता है, तो वहां पर जो है पैरामैग्नेटिक केस होता है। समझी कि नहीं? Yes, sir. K4FeCN6 और K3FN6 दोनों में इतना नेचर में डिफरेंसेस होता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है बताओ। सर, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इसमें नॉन जीरो आ रहा है फेरी मैग्नेटिज्म में, तो सर ये कह सकते हैं क्या कि इसका कॉज दो ऑक्सीडेशन स्टेट होना है? फेरी मैग्नेटिक में तो नहीं जीरो है, एंटी फेरो में जीरो। फेरी में कुछ मोमेंट्स नहीं, आएगा, लिख सर, रहा है ना कि फेरी मैग्नेटिक मतलब नॉन मोमेंट इनकम्प्लीट कैंसिलेशन ऑफ द स्पिन्स। हाँ, तो सर जो नॉन जीरो आ रहा है, मतलब कुछ जो भी वैल्यू आ रही है, उसका जीरो है। रीजन वो ऑक्सीडेशन स्टेट होना है? ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, वहां हम अभी स्पिन की हम बात कर रहे हैं। स्पिन तुम सोचो कि ये एक वैल्यू है, इतनी बड़ी स्पिन एक मैंने लिया और एक स्पिन अपोजिट साइड में इसके हो गए, तो ये कैंसिल होगा? यस सर, थोड़ा नहीं कुछ ना होगा, पूरा नहीं नहीं होगा, थोड़ा कुछ होगा। पूरा होगा। तो वही दिखाने की कोशिश है, स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्पिन ऑक्टाहेड्रल लैटिस साइड में ये है और टेट्राहेड्रल लैटिस साइड में ये है। तो यहाँ पर जब कैंसिल हुआ तो ये इतना तो कैंसिल हो गया, सपोज करिए 8 स्पिन, लेकिन ये स्पिन क्या हो गए, कुछ स्पिन बच जाएंगी। जो कुछ स्पिन बच जाएंगी उसकी वजह से कुछ नेट मोमेंट्स आ जाएगा। इसीलिए जो कंपाउंड बनाते हैं वो फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड के भी काफी बनाते हैं, वो आगे हम पढ़ाएंगे अभी डिटेल्स में, तो फेरी मैग्नेटिक का और एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या होता है। फिलहाल के लिए आपको जानना है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में दैट इज द कैंसिलेशन ऑफ द स्पिन्स और फेरी मैग्नेटिक में इनकम्प्लीट कैंसिलेशन ऑफ द स्पिन्स। इज इट ओके? नहीं समझी? अब आओ। नहीं सर, समझ गए। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर, इसीलिए हैंड रिटन नोट दिया है। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर मीन्स कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होगा? रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड रिजल्ट्स is an increase the magnitude of the thermal vibrations of atom. The atomic magnetic moments are free to rotate with rising the temperature. The increased thermal motion of the atom tend to randomize
द डायरेक्शन ऑफ द एनी मूवमेंट दैट में बी अलाइंड। अब क्या करेंगे, अब यहां पर स्पिन हमने लिया है, यहाँ रैंडम पोजीशन है, ये आपने ले लिया, यहाँ पर रैंडम है। अब कह रहा है कि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर आप यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो सब स्पिन्स के डायरेक्शन और डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, स्पिन के साथ होता है। अब करना क्या है कि जब ये स्पिन सब डायरेक्शन इसके डिफरेंट हो जाएंगे, सब थर्मली वाइब्रेट करने लगेंगे क्योंकि आपने टेम्परेचर दे दिया है, तो अब होगा क्या, हैपनिंग क्या होगी। अब यहाँ पर इसीलिए कह रहा है कि रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ द एटम, द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट आर फ्री टू रोटेट। अब वहां फ्री टू रोटेट होगा, हेंस राइजिंग द टेम्परेचर या रेजिंग द टेम्परेचर्स, द इंक्रीज थर्मल मोशन ऑफ द एटम टेंड्स टू रैंडमाइज, रैंडम हो गया, कोई उसकी डायरेक्शन नहीं, द डायरेक्शन ऑफ एनी मोमेंट दैट में बी अलाइन, द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इज मैक्सिमम एट 0 केल्विन। अब क्यों कह रहा है कि द saturation magnetization is maximum at 0 Kelvin, at which temperature the thermal vibration is minimum। अब 0 केल्विन की बात कर रहा है, केल्विन 0 केल्विन मतलब कि काफी बिलो टेम्परेचर हो गया, रूम टेम्परेचर से काफी बिलो टेम्परेचर हो गया। इसका मतलब कि वहां पर थर्मल वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, थर्मल वाइब्रेशन वहां पर कम हो जाएगा। जब थर्मल वाइब्रेशन कम होगा तो स्पिन्स क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। At magnetic situations diminishes gradually and ever to drop to the 0 is called the Curie temperature। एक पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर, आगे मैं ग्राफ दिखाऊंगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी स्पिन्स क्या होंगी, एक पोजीशन आएगा कि कोई डायरेक्शन ऐसे कोई डायरेक्शन है, लेकिन जब कूलिंग करेंगे, ये कोई एटम कोई कंपाउंड से, इसके अंदर तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, नंबर्स ऑफ स्पिन्स है, जब इसको हम कूलिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 0 केल्विन से और कूल किया और नीचे आए तो क्या करेंगे, स्पिन्स डायरेक्शन होने लगेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके सभी स्पिन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो एक तरह से जो उसके अंदर का इंटरेक्शन है, एक दूसरे की वजह से जो इंटरेक्शन है, जब सब पैरालाइज हो जाएंगी तो इसका जो इंटरेक्शन होगा, कपलिंग फोर्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड such that the temperature above TC both the ferromagnetic materials are paramagnetic। TC के ऊपर क्या है, सब पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जब एक पर्टिकुलर टीसी ले लेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए, इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि ये डोमेन्स क्या है, तो ये any ferro or ferro materials that is below the TC is composed of the small volume region in which there is a mutual alignment in the same direction of all the magnetic dipoles, that is region called the domains। अब देखिए डोमेन्स क्या है, ये मैंने ले लिया। अब ढेर सारे स्पिन्स हैं, एक कंपाउंड्स है, आयरन है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, जितने भी कंपाउंड आप लिए। देखिए यहाँ पर डोमेन्स है, कुछ डोमेन्स मीन्स that is the packets of spins in same direction। एक डोमेन्स ये बना जो इस डायरेक्शन में है, एक डोमेन्स बना इस डायरेक्शन में है, एक डोमेन्स बना इस डायरेक्शन में। तो ये वन डोमेन है, अनदर डोमेन है, फिर अनदर डोमेन है, ठीक है। ईच डोमेन्स ऑल डाइपोल्स आर अलाइंड, एक डोमेन्स में सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ दो, the greater change in the may be the dipole orientation across the domain walls। अब यहाँ पर क्या किए, इस स्पिन्स पर कूलिंग करना शुरू किए। एक कूलिंग करने का सेंस क्या है, इस टेम्परेचर का, इस कंपाउंड पर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर करेंगे तो सब स्पिन्स डायरेक्शन नहीं रहेंगे, सब ये भागने लगेंगे इधर उधर। लेकिन जब ये कूलिंग हम करेंगे तो सब ये देखिए सेकेंड पिक्चर में क्या कर रही है, यहाँ से डोमेन इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में आ रही है और ये भी इस डायरेक्शन में,
मतलब एक समय ऐसा आ जाएगा जब कूलिंग पर सभी स्पिन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये उसको कह रहा है कि नियर बाई जो करेंगे। अब देखिए, अब मैंने इसको बताया कि एक तो डोमेन्स आप समझ गए कि डोमेन्स क्या है। अब ये करेगा क्या इसी को बोलते हैं कि पर्टिकुलर रीजन में एडजेसेंट डोमेन आर सेपरेटेड बाय द डोमेन बाउंड्रीज। ये डोमेन्स हैं और एक छोटी छोटी बाउंड्री हो गई कि एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन, माने कुछ भीड़ थी, अगर स्पिन की भीड़ हो तो कुछ को इस डायरेक्शन में कर दिया, कुछ को इस डायरेक्शन में कर दिया, कुछ को इस डायरेक्शन में कर दिया, तो उसको एक बना दिया कि डोमेन बाउंड्रीज है। across which the direction of the magnetism gradually changes. The magnitude of m field for the entire solid is a vector sum of the magnetization of all the domains. और इसका वेक्टर सम क्या है, जिस डायरेक्शन में उसका वेक्टर सम समझ रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर वेक्टर सम में है तो उसकी वैल्यू मिलेगी। एज एन एच फील्ड इज अप्लाइड। अब इस पे क्या करना है, एच फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, द डोमेन चेंज शेप एंड साइज। ये डोमेन्स क्या होगा, इसकी शेप एंड साइज चेंज होने लगेगी बाय द मूवमेंट ऑफ द डोमेन बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्री यहाँ पर देखिए, जो बाउंड्री है बाउंड्री ब्रेक होगी, बाउंड्री टूट जाएगी। इनिशियली द मूवमेंट्स ऑफ द constituents domain are randomly oriented such that there is no net magnetic field. As the external field is applied, the domains that are oriented in direction favorably to the applied field grow at expenses that those that are the unfavorable oriented. This process continuous incoming such strength until the microscopic space become a single domain, which is nearly aligned with the field. अब क्या यह करना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि ये तो आपने ऐसा ले लिया, कुछ इस डायरेक्शन में थे, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ले लिया 0 केल्विन, तो क्या हुए सभी स्पिन्स बाउंड्री तोड़ के अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश की। और पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, इट्स बिकम ए सिंगल डोमेन। और ये पूरा मिलके जो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सब मिला के एक सिंगल डोमेन बना दिया। और उस सिंगल डोमेन का डायरेक्शन क्या होगा, which is nearly aligned with the magnetic। अब जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसी डायरेक्शन में उस डोमेन की बाउंड्री हो जाएगी। अब एक और फिगर नीचे दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, ये है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है, ये मैग्नेटाइजेशन वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ेगी क्योंकि कंबाइंड वैल्यू दिया। यहाँ देखिए पर्टिकुलर 4 डायरेक्शन में था, ये बाउंड्री टूट के ये 4 हो गया, एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। यहाँ और बाउंड्री ब्रेक हुई और इस डायरेक्शन में हो गया, एक ऊपर आइए आप यहाँ पर तो एक सिंगल डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर आके मैक्सिमम ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था और ये सारी स्पिन से लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये एक सिंगल डोमेन हो गया। अभी तक डोमेन के छोटे 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 पैकेट से जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, टेम्परेचर को डाउन किया, तो क्या किया, अब बाउंड्री टूट रही है, बाउंड्री टूट के और इट्स बिकम ए सिंगल डोमेन। और ये जब सिंगल डोमेन हो गया इसी की वैल्यू आएगी, इसी को बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन पर ये सैचुरेट कर गया। अब मैक्सिमम हो गया, अब कोई चीज जब मैक्सिमम हो जाएगी तो सैचुरेशन हो जाएगा, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक सैचुरेशन फ्रॉम सैचुरेशन पॉइंट एस। सो दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट एस एज एच फील्ड इज रिड्यूस। ये अलग चीज है, अब इसको बताएंगे। यहाँ पर अब आप अपना फिलहाल के लिए समझिए कि डोमेन्स की थी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, टेम्परेचर को डाउन किया, जो सेपरेटेड डोमेन्स से दैट विल बिकम्स ए सिंगल डोमेन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सैचुरेशन का ये डोमेन्स हो गई, तो ये सिंगल डोमेन हो गया जिसकी बात कर रहे थे। ये इस तरह से डायरेक्शन में दिखाया, यहाँ पर भी बाउंड्री टूट के और यहाँ पर सिंगल डोमेन। ये कितने लोगों को क्या समझे अभिषेक? गौड़ है यस सर। क्या समझे? सर इलेक्ट्रिक डाइपोल सब एक साथ मिलके डोमेन्स बनाते हैं, वो सब डिफरेंट डायरेक्शन से होते हैं। अपने अगल बगल की आवाज कम करो थोड़ा। एक मिनट सर, इसमें डोमेन बनते जाते हैं और ये डोमेन क्या? डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं और
आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, यस सर, ये क्या है तीनों? ये डोमेन है सर। डोमेन से क्या समझ रहे हैं? एक डोमेन का मतलब क्या हुआ? सर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हम मिलकर सर, मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर एक मर्ज डोमेन विद टू फॉर्म डोमेन सर। उसके अंदर की सारी स्पिन्स एक डायरेक्शन, डोमेन मींस दैट इज ए पैकेट्स ऑफ स्पिन, क्या समझिए? यस सर, वो सब एक सर पर्टिकुलर डायरेक्शन से होते हैं और किसी सब्सटेंस में बहुत सारे डोमेन्स फॉर्म होते हैं। व्हेन वी अप्लाइड मैग्नेटिक एक फील्ड डोमेन्स आर इन अ यूनिक डायरेक्शन, कम्स इन यूनिक डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो डोमेन्स बाउंड्री टूटेगी कि नहीं टूटेगी? यस सर, ये ब्रेक होगी बाउंड्री ब्रेक होगी, जो कि यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि बाउंड्री ब्रेक हो रही है। और यहाँ पर जब इस फिगर में आइए तो ये पर क्या हो रही है, यहाँ पर इतने डोमेन्स थे, फिर ये कम डोमेन्स हुए, फिर कम डोमेन्स हुए, फिर कम डोमेन्स हुए, फाइनली क्या हुआ, एक सिंगल डोमेन हुआ। और उस सिंगल डोमेन का डायरेक्शन किधर, सिंगल डोमेन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? मैग्नेटिक फील्ड की ओर। मैग्नेटिक फील्ड। सिंगल डोमेन की वजह से एक वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और ये सिंगल डोमेन कहाँ जाकर बनेगा? जहां पर मैग्नेटिक सेचुरेशन आ जाएगा। मैग्नेटिक सेचुरेशन में सभी क्या होगी, उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में होके सिंगल डोमेन बनाते हैं। हाँ, कंप्लीट फोर्स लगा दी, तो ये बोलते हैं इसको मैग्नेटिक सेचुरेशन। ठीक है, तो ये सेचुरेट कर गई। इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी सर मैग्नेटाइजेशन की। हाँ, पूरा मैग्नेटाइज कर गया, पूरा सिंगल डोमेन हो गया, एक फोर्स आ गया, एक कंप्लीट आ गया। और फ्रॉम सैचुरेशन पॉइंट एस एज द फील्ड इज रिड्यूस्ड। अब देखिए सेकेंड थिंग यहाँ आ गई। अब यहाँ पर हम कहे कि यहाँ पर सैचुरेशन है, ठीक है, फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। ये फिगर में यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर सैचुरेशन आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन वैल्यू है। फ्रॉम सैचुरेशन पॉइंट एस एज एच फील्ड इज रिड्यूस। अब वहां पर जहां पर सैचुरेशन हो गया, उस हम फील्ड को रिड्यूस करें, किस डायरेक्शन में? रिवर्सल डायरेक्शन में। रिड्यूस बाय द रिवर्सल ऑफ फील्ड डायरेक्शन, द कर्व डज नॉट रिट्रीव इट्स ओरिजिनल पाथ। तो कर्व अगर यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट था, अगर ऐसे गया था तो इसको इस फील्ड पर वापस आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। ए हिस्टेरिसिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस इन विच द बी फील्ड्स बिहाइंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर डिक्रीज एट ए लोअर रेट। एट जीरो एच फील्ड्स point R of the curve, there exists the residual B field that is called the remanence, or remnant or flux density or material diseases। अब देखो मैं बता रहा हूं, इसमें दो तीन टर्म आएंगे, एक आएगा रिमेनेंस और एक आएगा कोरेसिव फील्ड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको आप यहाँ पर फील्ड रिट्रीवल, यहाँ पर मैग्नेटिक, यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ से डायरेक्शन हमारा एरो देखिए यहाँ पर गया, जब हम रिवर्सल किए तो फील्ड लौटाए तो इसको इसी तरह वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि आपने फील्ड हटाया तो डायरेक्शन जैसे जैसे स्पिन का था वैसे हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये कर्व इस तरह से कुछ आना शुरू किया और इस तरह से ऐसे आके यहाँ आके मिला, और इसको जब डायरेक्शन को इसको नीचे करके ऐसे मिलाए तो एक लूप आ गया, एक लूप आ गया। और ये मैग्नेटिक जो थी वैल्यू, मैग्नेटिक वैल्यू क्या थी, यहाँ पर क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 थी, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ इतनी आ गई जहां पर R पॉइंट है, और कितना कोरेसिव फील्ड आ गया, इतना कोरेसिव फील्ड हो गया। तो पर्पज ये है कि अब इसको रिट्रीव करने के लिए, वापस लाने के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अब लगाया जाएगा, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड को 0 पर आप लाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं कि ये इतना रिमेनेंस आ गया, इतना कोरेसिव फील्ड चाहिए। मतलब कोरेसिव वर्ड हमने इसलिए दे दिया कि ये अगर ओरिजिनल पर रिट्रीव हो जाता, इसी पर वापस आ जाता, जैसे जिस रास्ते से आप गए उसी रास्ते पर वापस आ गए, तो कोई कोरेसिव नहीं या कोई रिमेनेंस की बात नहीं करती। लेकिन रिमेनेंस का मतलब हो गया कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, इस मैग्नेटिक, ये फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और ये वैल्यू है कितना मैग्नेटाइजेशन होता है, कितना बाहर मैग्नेटान आया, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आई। तो ये लूप आ गया। जो भी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड होंगे, फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड, दैट विल बी मेक ए लूप,
और जिसमें लूप आया इसका मतलब कि वो कंपाउंड के पास कुछ मेमोरी है, इसका मतलब वो मैग्नेटाइज हो गया, उसने मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू को एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन वापस नहीं दिया, अपने पास स्टोर कर लिया। तो इसीलिए जो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स में बताया था पहले दिन, इट्स हैविंग द सम मेमोरी इफेक्ट्स। अगर ये सिंपल पैरामैग्नेटिक का केस होता तो ये वापस आ जाता, उसी पर वापस आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो। इसका मतलब इसके पास कुछ मेमोरी है और उस मेमोरी को चेक करते हैं, जितना ही मैग्नेटिक लूप्स जितना बड़ा होता जाएगा इतना ही उसके पास मैग्नेटिक मेमोरी इफेक्ट होगा। तो ये चीज हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू जनरेट दी रिमनेंस मैग्नेटाइजेशन कोरेसिव फील्ड्स। फिलहाल के लिए कि ये जितना मैग्नेटिक सैचुरेशन हुआ वहां से रिट्रीव नहीं हुआ, रिट्रीव हो जाता तो सिंपल केस पैरामैग्नेटिक हो, लेकिन इट्स विल क्रिएट द, अब कहां से वापस आया, ये वापस यहां से वापस होकर बैक हो रहा है, बट इट्स हैविंग द सम लूप्स एंड इट विल बी जनरेट द सम मैग्नेटिक मेमोरी इफेक्ट्स। तो ये इसकी मैजिक है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।